तो हिंदी व्याकरण के कोर्स एक ग्रामर में जो आपका पहला टॉपिक है रचना के आधार पे वाक्य, जो कि 4 नंबर का आता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, वाक्य क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। वाक्य किसे कहते हैं? तो इन जनरल शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्द यदि स्वतंत्र रूप से हो तो शब्द कहलाएँगे और यदि इनका इस्तेमाल किसी वाक्य में हो रहा हो तो उसे हम पद कह सकते हैं। वाक्य के हर एक शब्द एक पद हो सकता है बेटा, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। और यदि हम शब्दों को इस तरह से अरेंज करें जिससे एक क्लियर मीनिंग आता हो, तो वो वाक्य बन जाता है। अब देखो वाक्य जो होते हैं बेटे, ये 3 तरह के होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य 3 तरह के होते हैं। पहला सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र या मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम से ही आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब देखो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य को हम एक वचन वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है। तो कर्ता जो काम करता है, देखो याद रखो दुनिया में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें कर्ता ना हो। हाँ, हिडन भी हो सकता है, बट याद रखिए कर्ता होगा और एक क्रिया हो या जिसमें एक उद्देश्य या एक विधेय हो और केवल एक विचार हो, जिसमें केवल एक काम हो रहा हो। अब देखो इसको हम पहचानेंगे कैसे? यदि बात सीधी सरल हो, यदि कोई एक बात सीधी सरल हो, एक ही वाक्य हो, जिसे तोड़ने पर 2 वाक्य ना बने या जिसे तोड़ने पर कोई ऐसा वाक्य ना बने जिसमें कोई हमें अधूरा मीनिंग आता हो, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। मतलब इन जनरल जिसे आप तोड़ नहीं सकते, 2 या 2 से अधिक वाक्य में तोड़ नहीं सकते। जैसे और जिसमें और, लेकिन, क्योंकि, जब इत्यादि ये सब नहीं हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उदाहरण के तौर पे मैं पानी पीता हूँ। अब इसे आप 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, ठीक है? ये आप इसे एक किसी छोटे या बड़े पार्ट में भी नहीं तोड़ सकते या इससे 2 अलग-अलग सेंटेंस भी नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया कि एक सरल वाक्य का उदाहरण है। जैसे बच्चा खेल रहा है, अब इसको आप कैसे तोड़ोगे 2 हिस्से में? बच्चा खेल रहा है एक सिंपल सेंटेंस है बेटे, सरल वाक्य है। हम स्कूल जाते हैं, इसमें सीधी-सीधी बात कही है, कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। सूरज चमकता है, ठीक है? इसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है। सूरज कर्ता है, चमकना क्रिया है। देखो बेटे हमेशा याद रखो, कर्ता मतलब क्या? सब्जेक्ट और क्रिया मतलब हर वो शब्द जिसके पीछे नाना-नानी लगा हो, हर वो एक्शन वर्ड, ठीक है? जिसके पीछे नाना-नानी लगा हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। इन जनरल नाना जी लगे रहते हैं। मतलब खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, घूमना, टहलना, ये सब के सब क्रिया है। एक्शन वर्ड होना चाहिए, पता ही होगा आपको। चलिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे और समझते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएँगे? इसमें आपको सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा जाएगा। तो इसके एग्ज़ाम्पल में भी आएँगे। फिर समझते हैं हम बेटा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब देखो संयुक्त वाक्य में होता क्या है, संयुक्त मतलब कि जब इसे आप 2 हिस्से में कर सकते हो, 2 अलग-अलग सरल वाक्य बना सकते हो इससे, इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है? जैसे मैं स्कूल गया और खेला, मतलब मैं स्कूल भी गया और वहाँ जाके खेला भी। देखो वह मेहनत करता है लेकिन थकता नहीं। देखो, इसमें 2-2 क्रिया है, वो मेहनत भी कर रहा है और वो कभी थकता भी नहीं है। बारिश हुई इसलिए हम घर में रहे। तुम पढ़ो या खेलो। तो इसमें देखो आप 2-2 सेंटेंस बन रहे हैं, जिसमें 2 पूरी बात कही जा रही हो, मतलब वाक्य जो है कंप्लीट है। ठीक है? 2 अलग-अलग सेंटेंस भी बना रहे हैं तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट आ रहा है, दूसरे सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीटेड आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है? और इसमें क्या है बेटे कि इसमें जोड़ शब्द भी होता है। जोड़ शब्द मतलब और, लेकिन, या, इसलिए, परंतु, तथा, किंतु, इन सबको जोड़ शब्द कहते हैं। मतलब 2 अलग-अलग शब्दों को मिला दो और इसमें जोड़ शब्द लगा दो, उससे एक शब्द बना दो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है? बीच में जोड़ने वाला शब्द हो, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे हम समझते हैं। जैसे एक सरल वाक्य हमने लिया। एक सरल वाक्य जैसे मेहनत करने से सफलता मिलती है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। हमें करना क्या है कि समय और कारण वाले शब्द को हटा देना है और इसमें और, लेकिन, या, इसलिए जोड़ देना है। मेहनत करने से सफलता मिलती है। मेहनत करो और सफलता पाओ। अब देखो हमने यहाँ पर और जोड़ दिया। 2 अलग-अलग वाक्य बना सकते हैं। इस और को हटाने पे 2 अलग-अलग वाक्य बनेंगे। मेहनत करो और सफलता पाओ। तो सफलता पाओ एक अलग वाक्य है जो कि कंप्लीट सेंटेंस है। मेहनत करो एक अलग वाक्य, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है? और इन दोनों को हमने एक कनेक्टर से जोड़ दिया और, तो बन गया सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब मिश्रित वाक्य देखिए। मिश्रित इसमें क्या होता है कि एक वाक्य तो पूर्ण होता है और दूसरा वाक्य अपूर्ण होता है, मतलब आश्रित होता है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुश हूं क्योंकि आज छुट्टी है। देखो, अब मैं खुश हूं
ये एक पूर्ण वाक्य है। हाँ जी, मैं खुश हूँ। आज छुट्टी है। अब ऐसा थोड़ी कि मैं खुश हूँ क्योंकि आज छुट्टी है, तो भैया छुट्टी होने पर मैं खुश हूँ, ठीक है? ये वाक्य तो यही कह रहा है, परंतु आज छुट्टी है। ये एक अधूरा वाक्य लग रहा है, ठीक है? मैं घर में रहा क्योंकि बारिश हो रही है। जब सूरज निकलता है, पक्षी चहकते हैं। यदि तुम पढ़ोगे, तुम सफल होगे। अब इसमें क्या है बेटे कि इसमें एक वाक्य तो पूर्ण वाक्य होगा और एक वाक्य अधूरा होगा, ठीक है? अब जैसे तूने कहा कि तुम पढ़ोगे। अब तुम पढ़ोगे क्या हो गया? तुम पढ़ोगे, ये एक अधूरा वाक्य है, तुम पढ़ोगे, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन आप देखो तुम सफल होगे। हाँ जी, तुम सफल होगे, मतलब मान लो हम ऐसे ही कह रहे हैं किसी को, हाँ जी, तुम सफल होगे। चलो तुम एग्ज़ाम में पास हो गए। तो ये क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। तुम पढ़ोगे, ये एक पूर्ण वाक्य नहीं है। तो इसलिए एक वाक्य, जब आप किसी एक वाक्य को देख रहे हो और उसमें आपको कुछ हिस्सा पूर्ण लग रहा है, कुछ हिस्सा अपूर्ण या आश्रित लग रहा है और उसमें जो है कनेक्टर जुड़ा हुआ है, मतलब कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसे हम कहेंगे मिश्रित वाक्य। अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? तो भैया मैंने कहा एक वाक्य पूर्ण होगा, दूसरा वाक्य अधूरा होगा। फिर एक भाग अकेला पूर्ण नहीं बताता। हाँ जी, एक भाग जो होगा एक पूर्ण वाक्य नहीं बना सकता है। एक मुख्य होगा, एक अधूरा होगा। अब इसकी में ट्रिक क्या है? क्योंकि, जब, यदि, अगर, जो, ताकि, जबकि, जहाँ, जिससे, इसको जोड़, इसे हम कहते हैं जोड़ शब्द, ठीक है? और ये कंजंक्शन की तरह भी, कनेक्टर की तरह भी काम करेगा बेटे, ठीक है? तो इसको जोड़ने पर हम मिश्रित वाक्य बना लेते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल देखो, मेहनत करने से वह सफल है। यह एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होगा इसका? वह मेहनत करता है और सफल है। मिश्रित वाक्य क्या होगा? वह सफल है क्योंकि वह मेहनत करता है। भाव नहीं, वाक्य का भाव नहीं बदला, बट हमने सेंटेंस चेंज किया। जैसे अब हमें देखना है, एक एग्जांपल समझते हैं। हम मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य बनाते हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जीता। अब देखो, मैं खुश हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जीता। सरल वाक्य क्या हो? जीतने पर मैं खुश हूं। आपने क्योंकि को हटा दिया, जिसमें आश्रित भाग्य को करना क्या है? जो भाग्य आश्रित हो या अपूर्ण हो, उसको संज्ञा या क्रिया विशेषण में बदल दीजिए। जीतने पर मैं खुश हूं, हो गया, क्योंकि हटा दो। अब जैसे एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मेहनत करने से सफलता मिलती है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होगा? मेहनत करो और सफलता पाओ। बहुत ईज़ी। उसी तरीके से एक संयुक्त वाक्य लेते हैं, मैं गया और वह आया, संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य, मैं गया जबकि वह आया। तो बस आपको कनेक्टर को ही हटाना है, जोड़ना है, जिससे कि सेंटेंस जो है सरल से संयुक्त, संयुक्त से आपको मिश्रित में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? बहुत आसान है, 4 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएँगे, इसमें से आपको 4 करने हैं, बहुत आसान आएँगे, आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं ग्रामर में अगले पार्ट की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने व्याकरण के दूसरे टॉपिक की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन। वाच्य वही, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉइस, आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही चीज़ है हिंदी में। अब हम समझते हैं सबसे पहले, देखो, वाच्य भेद समझने से पहले आपको क्रिया, कर्ता, ये 2 चीज़, और कर्म, तीसरी चीज़, इसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा। यदि आप इसे ढंग से समझ गए, तो बस आपने वाच्य परिवर्तन कर लिया। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आएँगे, 4 सॉल्व करने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। अब आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको वाच्य पहचानने के लिए दिया जाएगा ये कौन-सा वाच्य है, या नहीं तो एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलने के लिए कहेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिया क्या होता है। तो क्रिया क्या है? कार्यबोधक शब्द है, या कार्यबोधक शब्द के साथ यदि ना, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका, चुकी, चुके थे, ठीक है? रही थी, रहा था, ये सब लगा हो तो उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? एक्शन वर्ड, ठीक है? बेसिकली याद रखो कि नाना-नानी लगा होता है, ना लगा होता है, इन जनरल। और यदि किसी काल में है, यदि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में है, तो वही ता है, ती है, चुका है, चुके, ये सब लगा रहता है। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है? तो इसमें पढ़ना क्या हुआ? पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। वह खेलता है, खेलता है, क्या है? खेलना क्या है? क्रिया, एक्शन वर्ड है ये। सीता घर जा चुकी, चुकी, घर जा चुकी, जाना क्या है? क्रिया। उस तरह सूरज हँस रहा है, हँसना क्या है? क्रिया है। अब देखेंगे बेटे कि क्रिया मतलब वही इंग्लिश का वर्ब। अब
क्रिया 2 तरह के होते हैं हिंदी में, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स मतलब जो कर्म के साथ आए, अकर्मक जो कर्म के बिना आए। अब सकर्मक कर्म के साथ होता है, अकर्मक कर्म के बिना होता है। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन अकर्मक है, कौन सकर्मक है? बहुत आसान है। किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले किसको, क्या शब्द लगा दीजिए और यदि आपको जवाब मिलता है, तो वो कर्म है और वो क्रिया सकर्मक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें पढ़ता है मतलब पढ़ना क्रिया है। अब मोहन यहाँ करता है और पुस्तक क्या है? हमसे ढूँढते हैं क्या है ये? सबसे पहले हमें ढूँढना क्या है कि इसमें क्रिया कौन है? पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। तो ऊपर वा इन दोनों शब्द को हटा देते हैं, अब ये लगाते हैं कि किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है? हमें उत्तर मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो जैसे ही जवाब मिल जाए ना, तो वो होता है आपको कर्म। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या हुआ? कर्म। तो इसका मतलब यह मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है बेटा? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अकर्मक क्रिया, अब से मोहन पढ़ता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। मोहन पढ़ता है, पढ़ना क्या है बेटा? क्रिया। अब उसके ठीक पहले आप ये पूछो किसको क्या? किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है? क्या इस वाक्य में आपको जवाब मिल रहा है कि क्या पढ़ता है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और वाक्य लेके चलते हैं। प्रशांत जोर से हँस रहा है। अब प्रशांत जोर से हँस रहा है। अब हमने पूछा हँसना क्या है? क्रिया। हँस रहा है, इसमें क्रिया है। तो हमने पूछा किसको हँस रहा है? जवाब नहीं मिला। क्या हँस रहा है? तो भी जवाब नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। कर्ता क्या होता है? तो क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और कर्ता एक कारक भी है, कर्ता ने कर्म को पढ़ा होगा आपने। तो क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता। जैसे शोभित क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ शोभित क्या है? कर्ता है। खेलना क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या हो गया? क्रिया और क्रिकेट क्या हो गया? कर्म। तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अलग धीरे-धीरे चलता है, इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग है आपका कर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ज़्यादा समझ गए होंगे, आसान है। अब वाच्य। अब देखो वाच्य होता क्या है? तो बेसिकली क्रिया के उस रूप से या क्रिया के उस रूप से यदि हमें पता चले कि क्रिया के किसी भी रूप से हमें ये पता चल जाए कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, इम्पोर्टेंस किसका है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं वाच्य। अब यदि कर्ता की प्रधानता है, तो कर्तृवाच्य। और यदि कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य। और यदि कर्ता और कर्म दोनों में से किसी की प्रधानता ना हो, ठीक है, क्रिया के भाव की प्रधानता हो, तो उसे कहते हैं भाववाच्य। अब देखते हैं वाच्य कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के वाच्य, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अब एक्चुअली अकर्तृवाच्य को हमने दो हिस्से में बांटा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। अब पहचानना कैसे है और हमें वाच्य भेद कैसे करना है, उसके लिए कुछ नियम है और ये नियम बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है कि कर्ता को पहचानिए। ये तो सबसे बेसिक रूल है कि आपको कर्ता पहचानना मतलब काम करने वाले को पहचानना होगा। और याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई भी पूर्ण वाक्य नहीं है जिसमें कर्ता नहीं होता है। हर वाक्य में कर्ता होता है और यदि कर्ता नहीं है तो इसका मतलब कर्ता छिपा हुआ है, हिडन है। ठीक है? आप उसमें अलग से कर्ता लगा सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले कर्ता को पहचानते हैं और उसको अलग कर लेते हैं। यदि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा यदि ये सब नहीं हो, तो वो वाक्य जो होता है कर्तृवाच्य में होता है। मतलब कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा यदि ये आपको उस वाक्य में लगा हुआ ना मिले कर्ता के साथ, तो वो कर्तृवाच्य होगा। और यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा है, तो कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। अब क्या है कि यदि कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया है तो वहां कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य। चलिए समझते हैं इस चीज को। जैसे सोनी किताब पढ़ती है, ठीक है? अब सोनी किताब पढ़ती है, तो क्या इसमें सबसे पहले हमें क्या छांटना है? कर्ता। कौन पढ़ रहा है भाई? सोनी पढ़ रही है, तो सोनी हुआ कर्ता। ठीक है, छांट लिया जी। क्या कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है? क्या कहीं पर से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है कर्ता के साथ? नहीं लगा हुआ है। जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कर्तृवाच्य। लेकिन यदि इस अगले वाक्य को पढ़े, सोनी से किताब पढ़ी जाती है, से देखो लगा हुआ है। तो जब से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ मिल जाए तो क्या कहलाता है वो? आपको हमारा कर्मवाच्य या भाववाच्य।
अब हम कैसे पहचाने कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? कर्मवाच्य रहेगा तो सकर्मक और यदि भाववाच्य होगा तो अकर्मक। अब देखो, हमने क्या बताया था? क्या ट्रिक सिखाया था? किसको क्या लगाना है किससे? क्रिया से पहले। पढ़ी जाती है, पढ़ना। क्या पढ़ी जाती है? किताब पढ़ी जाती है, मतलब ये सकर्मक है। और जब सकर्मक क्रिया होगी तो ये कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य कैसे? दोबारा समझ लो। कर्ता को छाँटा, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगा हुआ है, हाँ जी, से लगा हुआ है। ठीक है? क्या इसमें कर्म है? हाँ जी, कर्म है। तो भैया कर्म होगा तो क्या होगा? सकर्मक। और सकर्मक जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्मवाच्य होती है यदि कर्ता के साथ से या द्वारा लगा या के द्वारा लगा हो तो। तो ये कर्मवाच्य हो गया। आगे, रोहन से उठा नहीं जाता। अच्छा, रोहन से उठा नहीं जाता। अब हमने क्वेश्चन पूछना है कि क्या उठा नहीं जाता? किसको उठाने नहीं जाता? किसने उठा नहीं जाता? तो भैया रोहन ने उठा नहीं जाता, ये सही लग रहा है। क्या उठा नहीं जाता? तो भैया इसमें जवाब ही नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म नहीं है तो क्या होगा? अकर्मक। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये आपको हमारे किसी रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चलो अपने रूल को ढूंढते हैं। सबसे पहले कर्ता ढूंढो। ठीक है, कर्ता ढूंढ लिया जी, रोहन जी करता है। ओके, रोहन भाई साहब करता है हमारे। क्या इसके साथ से द्वारा के द्वारा लगा हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ है। इसका मतलब ये कर्तृवाच तो होगा ही नहीं। अब ये क्या होगा? या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। ठीक है, अब ये क्या है भैया? तो क्या इसमें आपको कर्म है? नहीं, कर्म तो दिख ही नहीं रहा मुझे। कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य हटा दीजिए। क्या बचा? भाववाची। क्यों भाववाची है? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं तो भाववाची हो गया। सबसे पहले कर्ता को ढूंढा, उसमें देखा से द्वारा के द्वारा लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। तो भैया कर्तृवाची नहीं होगा, कर्म या भाववाची होगा। क्या इसमें सकर्मक क्रिया है? नहीं है। सकर्मक क्रिया नहीं है तो अकर्मक क्रिया है, हाँ जी कर्मक क्रिया है। तो क्या बन गया? भाववाची। अब अमन को भोजन खिला दिया। अमन को भोजन खिला दिया। अब इस वाक्य को देखो। आप सबको लग रहा होगा कि भैया अमन जो है करता है। ना जी ना, अमन करता नहीं है। अमन को भोजन खिला दिया। किसने भोजन खिलाया अमन को? भैया सुधांशु ने भोजन खिलाया अमन को। सुधांशु ने। अच्छा, अब आप तुम कहोगे सर सुधांशु सुधांशु तो लिखा ही नहीं हुआ था। तो भैया अपने तरफ से कर्ता जोड़ लेते हैं। मैंने वो अभी बताया कि किसी भी वाक्य में कोई भी वाक्य जो पूर्ण हो, ठीक है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो पूर्ण हो और उसमें कर्ता ना हो। कर्ता गौण हो सकता है, गौण हिंदी का वर्ड है, ठीक है, मतलब छिपा हो सकता है, हिडन हो सकता है, या नहीं हो तो आप खुद से लगा लेंगे। तो सुधांशु ने अमन को भोजन खिला दिया। ठीक है, अब आप बताइए कि यह कौन सा वाच्य होगा? कमेंट करके बताइए। चलिए, अब क्या होता है कि क्वेश्चन में वाच्य के भेद के अलावा वाच्य परिवर्तन पूछता है कि वाच्य परिवर्तन कैसे होगा। बहुत आसान है, आपको 3 स्टेप फॉलो कर। सबसे पहले वही कर्ता को अलग कर दो, कर दिया। यदि कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा नहीं लगा है तो लगा दो, और यदि लगा है तो हटा दो। बहुत बढ़िया। फिर से बताता हूँ, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगा हुआ है तो हटा दीजिए, नहीं लगा हुआ है तो लगा दीजिए। इससे वाच्य अपने आप परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा, किसी भी परिवर्तन में मतलब किसी भी वाच्य परिवर्तन में क्रिया का काल नहीं बदलना चाहिए। हाँ, यदि क्रिया वर्तमान काल में तो वर्तमान काल में ही रहेगा। यदि क्रिया भूतकाल में तो भूतकाल में रहेगा, भविष्य काल में तो भविष्य काल में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वर्तमान को आप भूत बना देंगे, भूत को भविष्य बना देंगे, ऐसा नहीं है। जिस काल में क्रिया होगी उसी काल में क्रिया रहेगी वाच्य परिवर्तन में। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, विकास फुटबॉल खेलता है। ठीक है जी, वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो कर्मवाच्य में कह दिया कि मान लो कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। ठीक, विकास फुटबॉल खेलता है। क्या इसमें द्वारा लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, लगा देते हैं। विकास द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। देखो, खेलता है, खेला जाता है, मैंने काल नहीं बदला। ठीक है, ता है तो ता है ही आएगा। विकास द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। देखो, मैंने क्या कहा था? यदि कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा नहीं है तो लगा दीजिए। करता है विकास, विकास के साथ तो से द्वारा के द्वारा है ही नहीं, मैंने द्वारा लगा दिया। बहुत बढ़िया। अब आप पूछोगे सर कि ये कर्मवाची कैसे है? अब देखो इस वाक्य में देखो, द्वारा लग गया तो द्वारा लगने के बाद कर्तृवाच तो होगा नहीं है, पहली बात। अब यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य। क्या खेला जा रहा है? क्वेश्चन पूछ लो फटाक से। क्रिया से पहले लगा तो क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है जी, फुटबॉल खेला जा रहा है तो फुटबॉल कर्म हो गया। तो वाक्य बन गया कर्मवाच्य। अब जैसे एक वाच्य है कर्तृवाच्य में, रुद्राक्षी टीवी देख रही है।
ये कर्तृवाच्य। क्यों है कर्तृवाच्य भैया? क्योंकि इसमें से, द्वारा, के द्वारा नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। चलिए ठीक है, रुद्राक्षी टीवी देख रही है, तो सबसे पहले इसमें कर्ता छांटेंगे। रुद्राक्षी जी कर्ता है, तो भैया कर्ता लिख दिया। क्या इसमें से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो लगा दो। द्वारा, रुद्राक्षी द्वारा टीवी देखी जा रही है। देखो टीवी देख रही है, देखी जा रही है। अब ये पता लगाना है कि हमने कहा कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमने बदल दिया। अब आप पूछोगे सर फिर दोबारा से कर्मवाच्य कैसे है? तो फिर वही बात, कर्मवाच्य में कर्म सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्या देखी जा रही है? टीवी देखी जा रही है। हाँ, भाववाच्य में भैया हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। जैसे एक और, अमन के द्वारा इतिहास पढ़ाया जा चुका था। अमन के द्वारा इतिहास पढ़ाया जा चुका था। अमन क्या है? कर्ता है, कर्ता को अलग कर लिया। क्या कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है, तो इस चीज को हटा दीजिए वाच्य परिवर्तन में। चलिए मैंने के द्वारा हटा दिया। अमन के द्वारा इतिहास पढ़ाया जा चुका था, मैंने के द्वारा हटा दिया, अमन इतिहास पढ़ा चुका था। ये कर्तृवाच्य आ गया। कर्तृवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा नहीं आता। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है कि यदि के द्वारा या से, द्वारा, के द्वारा यदि है वाक्य में, तो उसको हटाओ, और नहीं है तो लगाओ। तो चूंकि के द्वारा था, हमने हटा दिया, और इसका क्रिया का काल भी नहीं बदला, वही के वही रहा। एक क्वेश्चन, बच्चों में दवाइयां बांट दी गई। चलो अब देखो भैया, इसमें तो कर्ता है ही नहीं। पहले क्या करता, कर्ता को अलग करो, कर्ता तो है ही नहीं। अब जब कर्ता है नहीं, तो अपनी तरफ से कर्ता लगा लेते हैं हम लोग। जैसे डॉली द्वारा बच्चों में दवाइयां बांट दी गई। ठीक है, डॉली द्वारा, अब देखो द्वारा आ गया। वाच्य परिवर्तन क्या कहता है कि वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा, से, के द्वारा हो, तो उसको हटाओ। तो हमने इसको हटा दिया जी। चलो जी, हटा दिया। अब डॉली ने, हाँ कर्ता ने, डॉली ने बच्चों में दवाइयां बांट दी। ठीक है, अब क्वेश्चन में एज इट इज ये मत लिख देना आंसर में। क्यों? क्योंकि आपने अपने तरफ से न लगाया कर्ता, तो कर्ता को भी हटाना पड़ेगा। अब जो बच गया वही आपका वाच्य हो गया, बच्चों में दवाइयां बांट दी। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आपने वाच्य परिवर्तन कर दिया और बन गया। आपके जितने भी जवाब हैं, सवाल हैं, इसी से हो जाएंगे। आप इसे प्लीज एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए। थैंक यू। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अलंकार। ठीक है, उस अलंकार को भी अभी हम कवर करते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है अलंकार। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण और रूपक अलंकार, ये आपको पढ़ना है। ये बहुत आसान है, टिप्स ट्रिक से समझाते हैं, आप समझिए। देखो अलंकार का मतलब क्या होता है। तो कविता में क्या होता है, जब कभी कोई कविता लिखते हो तो अपनी बात में किसी की तुलना किसी से कर देना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अपनी बात को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करना, इसके लिए अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। अब कोई स्त्री है, यदि वो सज धज गई और उसने आभूषण पहन लिया, गहने पहन लिए, तो देखने में और भी सुंदर लगती है। तो यही चीज है कि कविता की सुंदरता कैसी बढ़ाई जाए, उसके लिए हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है। ये तुलना वाला अलंकार है। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे? देखो पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है। देखो मैं आपको इस चीज से पहले एक चीज और बता दूं कि आप हर एक दोहा या कविता का मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको मैंने बता रखा है। देखो जैसे सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, सरीखी, के समान, की तरह। ठीक है, यदि ऐसा आपको किसी वाक्य में या किसी कविता में, किसी दोहे में, ठीक है, मिल जाए, तो समझ लो वो हाँ उपमा अलंकार है। जैसे चवर सदृश डोल रहे सरसों केसर अनंत। अब तुम्हें इसका मतलब ही नहीं पता, बट तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? तुम्हें एक शब्द मिला सदृश। अब जब सदृश शब्द मिला, मैंने कहा कि सदृश होगा, तो उपमा अलंकार हो गया। जैसे गंगा सा विस्तृत और अथाह। गंगा सा, देखो तुम्हें सा मिला, उपमा अलंकार। पारदर्शी वही शीशे की तरह आकाश, की तरह, की तरह, हो गया उपमा अलंकार। अब याद रखे, एनबी मतलब नहीं भूले, उपमा अलंकार प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, जैसे
कोटि कुल सम वचन तुम्हारा। अब देखो यहाँ सम 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 आ रहा है, उपमा अलंकार है। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जहां पर उपमा और उत्प्रेक्षा के बीच आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, उसको भी क्लियर करेंगे। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? कहता है जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने की संभावना हो। उपमेय उपमान, लो भाई समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, ट्रिक समझाते हैं। मानो मनो मनु, मनहु मनो, जनू जनहू जन, जनो जान पड़ता है, यदि ये सब मिले ना तुरंत समझ जाओ कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोह वाले और कुछ जौ वाले शब्द मिल जाए तो समझ जाओ कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, ठीक है भैया, मानो बन गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। फूल का, फूले का सकल मही छाई, जनु रसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखो भैया, जनु, जनु मिल गया हमें, मुझे इसका मतलब नहीं पता। अब मान लो मुझे तो पता है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलेगा। हमने देखा जनु, जनु शब्द आ गया, ठीक है जी, जनु शब्द आ गया जी, चलो प्रेक्षा अलंकार। अब जैसे प्रातः नभ था बहुत नील शंख जैसे, और एक दूसरा उदाहरण है जल में झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि ये जो ऊपर वाला सब सेंटेंस है, वाक्य है, ये उपमा अलंकार है और नीचे वाला उत्प्रेक्षा है। कैसे? देखो यहाँ क्या, प्रातः नभ में था बहुत नील शंख जैसे। अब देखो यहाँ तुलना किससे की जाती है? नीले शंख से। नीला शंख क्या बहुत प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध चीज है, सब पब्लिक उसे जानते हैं। इसलिए मैंने भी बताया उपमा अलंकार किसी प्रसिद्ध या व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयुक्त होता है। तो नील शंख बहुत प्रसिद्ध है उपमा अलंकार। लेकिन वही यहाँ देखो जैसे लगा हुआ इसमें भी, जल में झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब हिलने से इसका तुलना क्या है? हिलना कोई ऐसी चीज थोड़ी है, प्रसिद्ध चीज थोड़ी है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रसिद्ध हो उपमा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? कि जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। हाँ जी, मेरे चाचा विधायक, किसी चीज को आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, ठीक है। अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब अधिक, उक्ति मतलब कहना, तो बढ़ा चढ़ा कर। जैसे वह इतनी तेज दौड़ी कि हवा भी पीछे रह गई। अच्छा, हवा से भी आगे निकल गई, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया ये तो आपने। अतिशयोक्ति अलंकार। उसकी हंसी ने पूरा आसमान छू लिया। अच्छा, अब कितना बढ़ा चढ़ा के ऐसे हंसा कि आसमान छू लिया भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, निशाचर गई गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस। कह रहा हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब कहना क्या चाह रहे, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका ही जल गई और सारे राक्षस भाग गए। वाह, मतलब पूंछ में भी आग लगी भी नहीं और लंका पूरी जल भी गई। तो भैया बहुत बढ़ा चढ़ा कहा गया, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है। मानवीय कला अलंकार। मानवीय कला अलंकार में क्या होता है कि प्रकृति की वैसी चीजें जो इंसानों की तरह कार्य करती है, जैसे बादल, हवा, नदी, पहाड़, पेड़, ये सब क्या है? प्रकृति की चीजें हैं। अब यदि ये इंसानों की तरह काम करने लगे या इंसानों की तरह अपना बिहेव दिखाने लगे, मतलब आचरण इंसानों की तरह हो जाए, तो मानवीय कला अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन के सवर के। अच्छा, बन के सवर के, बनना ठनना किनका काम होता है? इंसानों का। सवरना किनका काम होता है? इंसानों का। प्रकृति चीजों का काम तो होता नहीं है, परंतु यहाँ मेघ कैसे आए हैं? बन ठन के आए हैं। तो मतलब प्रकृति की चीजें इंसानों की तरह कार्य कर रही है, मानवीय कला अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अच्छा जी, फूल को कभी हंसते हुए देखा आपने? कलियां को मुस्काते हुए देखा? नहीं देखा होगा। पर यहाँ कवि क्या कर रहे हैं? फूल हंसे कलियां मुस्काई। चलो भाई, इंसानों वाला काम हो रहा है। प्रकृति की चीजें, फूल जो है, कलियां जो है, इंसानों वाला कार्य कर रही है, मानवीय कला अलंकार। चांदनी रात हंस रही है। अच्छा, रात को कभी हंसते हुए देखा? पर चांदी रात, चांदी रात क्या है? चांदी रात है, प्रकृति की चीज है, और कर क्या रही हो? इंसानों वाले काम, मानवीय कला अलंकार। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर की जुहार। जुहार मतलब विनती करना, तो ये भी मानवीय कला अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? कविता की व्याख्या में रूपी शब्द आता है और बीच में आपको एब्रिविएशन लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, मतलब माँ मैं तो चंदा रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ। तो चंदा रूपी खिलौना, चांद रूपी खिलौना, रूपक अलंकार। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब अनुराग मतलब प्रेम,
अंचल मतलब दुपट्टा। प्रकृति का अनुराग अंचल, अब देखो एब्रिविएशन है, तो मतलब प्रेम रूपी दुपट्टा हिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रूपक अलंकार है। रूपी शब्द जहाँ भी है रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राही, फिर वही बात, पैर रूपी कमल, मतलब यहाँ रूपी शब्द भी आ गया है, तो ये रूपक अलंकार है। तो ये बहुत आसान था, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक दो बार दोबारा समझ लें। उपमा उत्प्रेक्षा इस चीज को ढंग से देख लें। बाद बाकी अतिशयोक्ति मानवीय अलंकार रूपक आप तो पकड़ ही लोगे। ठीक है। अब अगला है पद परिचय, उस पे भी मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, और देखते हैं कि क्या है उसमें, सीखेंगे। कोई डाउट है पूछिए। थैंक यू। तो हमारा अगला टॉपिक है पद परिचय। बहुत आसान है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो शब्द बेसिकली स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, एक रूप और स्वतंत्र होते हैं। पद जो होता है वैसे शब्द, जब किसी शब्द को हम वाक्य में इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो वाक्य के हर एक शब्द पद बन जाते हैं। पद और शब्द में बस इतना ही का अंतर है। जैसे आपने कहा दिल्ली, तो दिल्ली एक शब्द है, लेकिन सुरेश दिल्ली जाएगा। अब इसमें आपने देखो 3 अलग-अलग शब्द लिखे हुए हैं, सुरेश दिल्ली जाएगा। तो इसमें सुरेश भी एक पद हो गया, दिल्ली भी एक पद हो गया, जाएगा भी एक पद हो गया। मतलब अलग-अलग शब्दों को मिलाकर एक सार्थक वाक्य बना लिया, तो उस वाक्य के हर एक शब्द क्या हो जाएँगे? पद हो जाएँगे। पद परिचय में क्या करना होता है हमें? कुछ नहीं करना होता, बस किसी पद का व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरणिक परिचय मतलब कि वो कारक का कौन-सा प्रकरण है, ठीक है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, यही सब हमें बताना होता है। अव्यय है तो अव्यय के बारे में बताना होता है, और कुछ नहीं। देखो, पदभेद यही 5 जो मैंने लिखे हैं, इन्हीं के आधार पे किया जाता है। यदि किसी वाक्य में संज्ञा है, फिर उसका लिंग, वचन या कारक बताना है। आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत आसान है। आपको एक शब्द लिखा रहेगा, उसमें किसी एक पद के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, और कहेगा कि इस पद का परिचय बताइएगा, या उसका व्याकरणिक परिचय बताइए। अब मान लो सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन है, तो उसका लिंग वचन कारक बताना है। विशेषण के नीचे अंडरलाइन है, तो उसका लिंग वचन और किस तरह का विशेषण है वो बताना है, या किसके लिए विशेषण इस्तेमाल किया गया उसको बताना है। क्रिया है तो क्रिया के साथ लिंग वचन और काल को बताना है, और अव्यय है तो अव्यय के भेद बताने हैं। अव्यय क्या होता है? जिसपे लिंग वचन कारक किसी का कोई असर नहीं होता है। चलिए आगे समझते हैं, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। बहुत जल्दी समझ लेंगे, बहुत आसान है। जैसे माधुरी घर से चावल लाई, जैसे माधुरी के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या है कि जिसके नीचे अंडरलाइन है ना, ठीक है, उसका पद परिचय दीजिए। ठीक है जी, माधुरी नीचे अंडरलाइन है, चलो माधुरी को ले लिया हमने। अब माधुरी के बारे में हमें बताना है कि माधुरी क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, चलो संज्ञा, संज्ञा के साथ क्या-क्या बताना होता है? लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो माधुरी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो माधुरी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। माधुरी क्या खुद में स्त्रीलिंग है? माधुरी 1 है या 2 है, 3 है? एक ही माधुरी के बारे में है, तो ये एकवचन है और कर्ता कारक है। अगला, प्रिया पत्र लिखती है। बहुत बढ़िया। प्रिया पत्र लिखती है, उसमें लिखती है कि नीचे अंडरलाइन है। अब लिखना क्या होता है? क्रिया। चलो क्रिया वाले लाइन को पकड़ते हैं। तो हमें क्रिया बताना है, लिंग बताना है, वचन और काल बताना है। बहुत बढ़िया। तो क्रिया इसमें क्या है? लिखती है, लिखना क्रिया है। तो लिखना कैसा क्रिया है बेटा? सकर्मक है कि अकर्मक है? तो देखो, पत्र लिखती है, पत्र यहाँ कर्म है, और प्रिया करता है। तो जब कर्म हो तो सकर्मक क्रिया। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानते हैं। लिखती है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि प्रिया के द्वारा ही पता चल रहा है हमें, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, और ये वर्तमान काल में, क्योंकि ती है लगा हुआ है तो वर्तमान काल हो गया। अगला प्रश्न, अमन ने काला घोड़ा देखा। अब काला के नीचे अंडरलाइन है, तो काला क्या है? विशेषण। तो विशेषण में क्या बताना होता है? लिंग, वचन और किसके लिए विशेषण इस्तेमाल किया गया है, किसका विशेषण वो बताना है। ठीक है जी। तो काला विशेषण है, किस तरह का विशेषण है? गुणवाचक। ओके। और काला क्या है? पुल्लिंग। काली होता तो स्त्रीलिंग, और एक वचन है क्योंकि भैया आपको दिख ही रहा है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो घोड़े की विशेषता, मतलब घोड़े का विशेषता बता रहा है। ओके। विकास का कुत्ता धीरे चलता है, धीरे के नीचे अंडरलाइन है। ओके, अब मैं धीरे का पद परिचय देना है। धीरे वर्ड ना तो संज्ञा है, ना तो सर्वनाम है, तो विशेषण है, तो क्रिया है। धीरे क्या है? अव्यय। अव्यय के 5 भेद होते हैं, 5 में से कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी भेद है, रीतिवाचक। तो ये रीतिवाचक अव्यय है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पद परिचय कर सकते हैं, और पद परिचय करते वक्त यही ध्यान रखना है, आपको संज्ञा ढूंढना है, सर्वनाम ढूंढना है, विशेषण ढूंढना है, क्रिया ढूंढना है, अव्यय भाव, और फिर उसके पीछे लिंग, वचन, कारक या काल
आपको बता देना है। अव्यय में लिंग, वचन या कारक नहीं बताया जाता है। अब एक बात आप ध्यान समझो, हमेशा की तरह मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी किसी भी वाक्य में या तो वो संज्ञा ना हो या सर्वनाम ना हो, विशेषण ना हो, क्रिया ना हो या अव्यय ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? दूसरा, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा कि जिसमें एक साथ दोनों 2-2 चीज़ आ रहा हो, मतलब संज्ञा भी आ रहा हो, सर्वनाम भी आ रहा हो या विशेषण भी आ रहा हो, क्रिया भी आ रहा हो, एक साथ सब में नहीं आएगा। और जिस पद को अंडरलाइन किया रहेगा ना, वो एक टाइम में एक ही चीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो अंडरलाइन किया वो संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इन सब में से कोई एक हो सकता है। ठीक है? जिस पद को अंडरलाइन किया जाएगा ना, वो इन सब में से या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा या अव्यय होगा। चलिए, तो बहुत आसान था। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और आराम से आप अपना पेपर दीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।